बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अज़ीज़ और दयारे गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। इस वक्त पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर आईटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, दुनिया पोरों में समा चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर के जो जो यंग जनरेशन है वो आईटी की तरफ बहुत ज़्यादा माइल दिखाई देती है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कल 2 दिन पहले एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आईटी एक्सपोर्ट के अंदर अपनी जो एक्सपोर्ट है वो $20 बिलियन तक लेके जानी है अगले 2 से 3 साल में। अब देखना यह है कि इसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए और किस तरह से हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर आईटी हैं एनईडी, जनाब डॉक्टर असद आरफीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे आप मिजाज हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर फॉर द इनविटेशन। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ख्वाब देखा है, एक ख्वाब ही कह सकते हैं, अभी इसको हकीकत का रूप जब धारेगा तब देखेंगे, पॉसिबल है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा विजन है। विजन ख्वाब से ही चीज़ें आगे जाती हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इन्होंने बनाई है, SIFC। और ऑब्वियसली ये जो इसका रीज़न ये है कि जो हमारे हर प्रोविंस के अंदर प्रोविंशियल इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करते हैं। फेडरल लेवल पर अलग हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग है, लेकिन स्टिल इन्वेस्टर चाहे वो आईटी का हो या चाहे इंडस्ट्री का हो, उसको हमेशा से एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं। ज़रूर होते हैं। अच्छे बड़े आप जैसे अभी कराची में धाबी इकोनॉमिक जोन बना और बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब प्रोजेक्ट्स थोड़े से इवन इन पीपीपी मोड आप देखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज एन एफिशिएंट मोड, इवन पीपीपी प्रोजेक्ट्स भी डिले हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई ये इनिशिएटिव जो पीएम का जो कल तकरीब हुई है और उन्होंने ये SIFC इंट्रोड्यूस करवाया है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। आई होप एंड बिलीव कि ये अगर ये ब्यूरोक्रेटिक हेडल्स को हटाकर इन्वेस्टर को फैसिलिटेट किया जाए, उसको सिंगल विंडो ऑपरेशन के जरिए उसको इन्वेस्टमेंट की उसको फैसिलिटेट किया जाए, जैसे बाकी मुल्कों में होता है। और सबसे अहम चैलेंज जो कि अल्लाह करे हमारी हुकूमत इसको कर ले कि अगर इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं, लोकल और फॉरेन। तो ऑब्वियसली एफडीआई इज अ वेरी बिग चंग। लोकल इन्वेस्टर तो वो भी है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर को जो मेजर चैलेंज है कि वो फॉरेन करेंसी की रिपैट्रिएशन, और कंसिडरिंग जो पाकिस्तान की जो डॉलर रुपी डिस्पैरिटी है, उससे बहुत ज़्यादा हमारे फॉरेन इन्वेस्टर भाग जाते हैं, क्योंकि वो अपना रेट ऑफ रिटर्न जो है कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ US डॉलर, जो कि हमारी लोकल करेंसी बहुत कम है। तो अल्लाह करे ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान रुपये की स्ट्रेंथ पर काम करे और US PKR डिस्पैरिटी कम हो जाए एक ख़ास हद तक जाकर। ये इसको इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये है, तो अल्लाह करे ये चीज़ हो जाए इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं, अगर देखें इस वक्त हमारे पास जिस तरह से कैश फ्लो के मसले थे, एलसीज नहीं खुल पा रही थी, अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं होगा, हम लोग बाहर से सबसे पहले तो हम मशीन नहीं मंगवा पाएंगे। तो जब तक स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप डेस्कटॉप अवेलेबल ही नहीं होगा तो वो किस तरह से काम करेंगे? वो दुनिया के साथ अपने आप को ग्लोबल विलेज जिसकी बात हम करते हैं, तो किस तरह से वो सर, मैप कैसे करेंगे? लास्ट 10 मंथ्स इट वाज अ डिजास्टर। बीइंग मैं एनडी में, जैसे मैं आपको पता है कि जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी लैब बनाई है, काफ़ी इक्विपमेंट हमें इंपोर्ट करना होता है। और भी मेरे कोलीग्स भी हैं प्रोफेसर्स पाकिस्तान में, और भी रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं, जो कि आप देखिए एलसी क्लोजर से इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान हुआ और पाकिस्तानी को भी नुकसान हुआ। उसकी बेस पर जो हमें रिसर्च करनी थी वो सारी डिले हो गई। इनफैक्ट कुछ एलसीज तो कैंसिल पे ही हो गई, और काफ़ी सारा एलसीज तो खुल ही नहीं पा रही हैं जी जिस जी वजह से जो जी 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 तो इसलिए मसले हैं। काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये चीज़ें अगर रुपी को स्ट्रेंथन करने के लिए की गई हैं, तो डेट्स मेरी नज़र में ये एक गलत अप्रोच थी। लेकिन एनीवेज वो जिस तरह के हालात हो गए थे पाकिस्तान की इकोनॉमी में शायद वो हुकूमत के लिए नेसेसरी था। लेकिन ये कि अब इसको इन्वेस्टर को करेंसी रिपैट्रिएशन के अंदर कोई इशू नहीं होना चाहिए। स्टेट बैंक का इसमें बड़ा रोल है। एंड आपके प्रोग्राम के थ्रू अगर ये स्टेट बैंक की तरह पहुँचे तो उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के जो और तरीके हैं उस पर बात की जाए, उस पर कंट्रोल्स इफेक्टिव किए जाएँ। और आप इस चीज़ को कि आप इंपोर्टर की एलसी ब्लॉक कर दें इन द नेम के पाकिस्तान की करेंसी उसकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो नहीं, ये इससे करेंसी तो स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन जब आपके पास कैश फ्लो का मसला है, जब आपके पास डॉलर्स हैं ही नहीं, तो आप एलसीज खोल के करेंगे क्या? आप मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करते चले जा रहे हैं, तो इससे क्या आप अभी भी आप देखें ना कि आपके $1.2 बिलियन आपके आईएमएफ से आए, $2 अरब आपके सऊदी अरेबिया से आए, इसी तरह से यूएई से आए, उसके बावजूद भी आपका डॉलर तो ₹10 और बढ़ गया एक वीक में। तो मतलब आप उसको कैसे मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि स्ट्रेंथन आप सर, किस तरह से इसका कर सकते जब हैं? तक जैसे ये सिचुएशन, आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है। इसका जवाब आपको तुर्की की एग्जांपल इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। तुर्किश तुर्किश लीरा कितना गिरा?
तुर्किश लिरा कितना गिर गया था, ये कोई पुरानी बात नहीं है, हाँ, रिसेंटली अभी हमने 2 साल 1 साल पहले देखे सिचुएशन तो। तुर्किश लिरा, एंड दे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हुई, उनके एक आर्मी कूप हुआ था जो कि बाकी अभी उन्होंने 15 जुलाई को अपना ये हर साल ही मनाते भी हैं कुछ तुर्किश रिपैट्रिएशन, तुर्किश का जो रिकवरी डे होता है। तो आप देखिए कि उनकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, बाहर के प्रोडक्ट्स पर वो डिपेंड नहीं करते। तो एक हुकूमत का ये बड़ा एक वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ की जो फंडिंग है उनको बढ़ाकर लोकल इंडिजिनस डेवलपमेंट को आप जितना फ़रोग़ देंगे, जैसे तुर्की ये कर रहा है। तो आप देखें कि तुर्किश काउंटर पार्ट मेरे आपके ईमेल एड्रेस जीमेल पर होते हैं, दे डोंट यूज़ जीमेल, दे डू उनके ईमेल सर्वर भी लोकल होते हैं, स्टार्टिंग हाँ, वो अपने मुल्क की जो है ना उसको अपना सॉफ्टवेयर्स को उसको जी, जी, एप्लीकेशन तो को, ये आप याद चाइना चले जाएँ, चाइना में आपका जी, ये जी। व्हाट्सएप और ये वो जी, जी, जी। सोशल मीडिया ऐप्स यू नहीं यू चलती गॉट हैं। वीचैट तो अपनी उनकी जो है ना वो तो आप वीचैट देखें है। कि पूरा इकोसिस्टम उनका फॉरेन डिपेंडेंस जितना कम होगा, तो उनका फिर कैश फ्लोस इंटरनल रहेंगे, तो आपकी करेंसी और इकोनॉमी दोनों मजबूत होगी। अच्छा, तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए, देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस इस तरह से लगा रही हैं, जो हमारा जो यंग जनरेशन है, जो 65% यूथ है पाकिस्तान की, वो अगर ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान के लिए काम कौन करेगा? यहाँ के लिए पाकिस्तान को आप तरक्की किस तरह, अभी आपने देखें कि टैक्स के अंदर एक सैलिड क्लास का अलायंस बना है, उन्होंने जिस तरह से सैलिड सेक्टर के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए हैं। तो ये तो पाकिस्तान से खुद गवर्नमेंट ब्रेन ड्रेन कर रही है, जब बाहर जा रहे हैं तो वो जाकर वहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जी, सर ये तो इश्यू है, और टैक्सेशन तो आपको टैक्स का जो नेट है इसको वाइड करना चाहिए। अगर आप सैलरीड क्लास को टैक्स लगा कर आप प्रेशर करेंगे तो कहाँ आप तक लगाएंगे इसके ऊपर? जी, जी, जी। तो इसलिए ये इश्यू है, और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है और टैक्सेशन बढ़ रही है। और सर इसमें लेकिन जो एक मेन चीज़ जो बीइंग एज़ अ कराची सिटीज़न जो मैं कहूँगा कि इस टैक्सेशन का इम्पैक्ट अगर नज़र आए, नज़र भी नहीं आता कहीं। तो फिर तो फ़ायदा हो कि जैसे अगर आपके रोड्स बन जाएँ, कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, यूरोप के अंदर आपके आई थिंक सर टैक्सेशन के बारे में एक बात कहूँ कि यूरोपियन ममालिक में बहुत, मैंने न्यूज़ीलैंड से पीएचडी मैंने किया है, वहाँ बहुत टैक्स है। वहाँ बहुत टैक्सेशन है इसके अंदर। लेकिन उस टैक्सेशन का फ़ायदा जैसे आफ्टर ओल्ड एज मैं जॉबलेस होता हूँ या फिर के सब वहाँ फैसिलिटी मिलती है। टैक्स पेयर्स को उसका टैक्स रिटर्न पेयर दिया को जाता है रिटर्न ना? बहुत मिलता है। तो इस केस में हमारे यहाँ बस वो फाइलर के आगे उसके बाद वो चीज़ें करके उसके आगे उसका टैक्स पेयर को उसका रिटर्न नहीं मिलता। मेडिकल फैसिलिटीज़ यूरोपियन मुल्क ममालिक में, न्यूज़ीलैंड के अंदर इतना ज़्यादा उनका उनका जो फलाही रियासत का जो कंसेप्ट है वो वहाँ मौजूद है। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि टैक्सेशन बाकी यूरोपियन ममालिक से बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसका दे गिव द फुल रिटर्न्स टू देम। हमारे अगर ये चीज़ रिटर्न में आ जाए टू सिटीज़न, तो आई डोंट थिंक कि इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ये टैक्सेशन में पाकिस्तान में वन वे चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह से एक ऐसी यूनिवर्सिटी से लिंक है जहाँ पर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे और भी ऐसे जी, जी, डिपार्टमेंट्स हमारे हैं। 22 डिपार्टमेंट हैं 22 टोटल डिपार्टमेंट है माशाल्लाह से। इंजीनियरिंग लेकिन के। जो यहाँ पर अब रुझान आ रहा है, तो क्या वहाँ पर जो लोगों का पहले स्टूडेंट्स का रुझान होता था मैकेनिकल की तरफ, इलेक्ट्रिकल की तरफ, या एमबीबीएस की तरफ भी बहुत सारे लोग जाते थे, अब आईटी की तरफ आप क्या समझते हैं कि एक ट्रेंड चल निकला है, या वाकई इसकी डिमांड इतनी है तो लोग आ रहे हैं इसकी तरफ? सर हमारे कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमेशा से टॉप पर रहा है, और स्टेबल और आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सब डिपार्टमेंट्स मतलब एनआईटी के सारे डिपार्टमेंट ही आपको पता है टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़। और जैसे आपने कहा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, दे आर वेरी स्टेबल डिपार्टमेंट्स। इनका एक वर्क मेरिट फ्लो है जो कि चलता रहता है। अच्छा, लेकिन एक रिसेंटली आईटी जैसे आप कहते हैं कि बूम है और इसका, तो दैट्स वाई मेरिट वाइज कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ज़्यादा मेरिट आ रहा है। और इनके हाँ एक चीज़ जो आपको मैं बताऊँ कि इनके स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो बिफोर ग्रेजुएशन ऑन जॉब होते हैं, और काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग भी कर रहे होते हैं। तो फ्रीलांसिंग पर भी आपसे बात होगी बाद में। लेकिन ये कि हमारे जो आईटी स्टूडेंट के जो ग्रेजुएशन एम्प्लॉयमेंट फीडबैक है वो इतना अच्छा है कि वो बिफोर इवन ग्रेजुएशन वो ऑन जॉब होते हैं। अच्छा, आजकल बहुत सारा ट्रेंड इस तरह का भी चल निकला है कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस और वो खुले हुए हैं, वो ऑनलाइन लोगों को जो है ना वो तरगीब दे रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स जो है ना वो आके सीखें अमेज़ॉन के ऊपर, और इस तरह के कोर्सेज कराए जा रहे होते हैं, तो वो फिर बियॉन्ड द बॉर्डर्स यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। तो इसका क्या पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, या इसका कोई अगर हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर देखें तो गवर्नमेंट को भी कोई फ़ायदा होता है इसका? सर देखिए, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ का एक मैंडेट है, हम एक ख़ास मैंडेट में रहकर काम करते हैं। अब हम इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को लेते हैं और उनको ग्रेजुएट करके निकालते हैं, और उनको जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है हमारे ग्रेजुएट के पास, वो एक शायद डिप्लोमा होल्डर और जो इस तरह के एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो ना। तो सर लेकिन बात ये कि हर टियर पर आपको ऐसे लोग चाहिए
कि जैसे इंजीनियर है, वो डिज़ाइन का बंदा है। इंजीनियर विल नॉट गो इनटू द, जैसे रोड बन रही है तो इंजीनियर विल, या कोई भी सिस्टम है, इंटरनेट का सिस्टम पूरा बन रहा है तो इंजीनियर विल डिज़ाइन। और ये तो ये जैसे आपने बात की, इसका फ़ायदा है। और जितना ज़्यादा इसको आप कैपेसिटी बिल्डिंग को लॉन्च करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी एचआर जनरेट होगी। इंडस्ट्री को भी बहुत सारी शिकायतें ये होती हैं कि यार उनके लेवल की एचआर उनको नहीं मिल रही होती है। तो दैट्स वाई तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग तो बहुत ज़रूरी है। और ये प्रॉपर तरीके से हर टियर पर इसको होना चाहिए, फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ टू कॉलेजेस टू स्कूल्स। गूगल आप देखें, गूगल तो हम्म। ऐसे भी हायर कर लेता है। हाँ, अल्लाह मियाँ के बाद गूगल को कहते हैं कि सब कुछ पता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक और बड़ा चैट जीपीटी का बड़ा शोशा हर तरफ चलता है, तो ये क्या समझते हैं कि इससे बहुत सारी ऐसी डिग्रीज जो हैं वो ऑब्सलीट हो जाएंगी? लोग जो है ना वो मतलब जो चीज़ चाहिए आप चैट जीपीटी पे डालें आपको मिल सर जाएगी। तो एआई विल श्योरली टेक ओवर, बट इसका यूज़ है चैट जीपीटी से जो आजकल बहुत लोग अपना बहुत सारे काम कर लेते हैं, जो कि स्टूडेंट अपने सारे जो है ना वो असाइनमेंट कर उससे लेते हैं। असाइनमेंट तो उससे लेकिन बना सर इसका यूज़ पर है, दैट थिंग कैन बी अब एंड चैट जो जनरेटिव टेक्स्ट होता है एआई बेस्ड, दैट कैन बी डिटेक्टेड वेरी इजीली। तो हमारी फैकल्टी भी इसी लिहाज से माशाल्लाह वो हो गई है, वो समझ लेती है कि कौन सा स्टूडेंट जो है चैट जीपीटी इनेबल्ड है। चैट जीपीटी आपको इंटेलिजेंस नहीं देगा, आपको इसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो ठीक है, लेकिन ये कि अब चैट जीपीटी एक हद तक जो मेरी नज़र में इसका रोल है, उसका यूज़ प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। मैं ये मना नहीं कर रहा, इन्फॉर्मेशन जैसे गूगल इज़ अ गुड नॉलेज प्लेटफॉर्म, लेकिन ये कि ये चीज़ कि ये आपकी जॉब को ख़त्म कर देगा, ऐसा को ये एक फ़ियर है ऐसा, लेकिन ये कि ऐसा होगा नहीं। नहीं, एआई का दौर जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है, अब एक डॉक्टर है वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, एडवाइस करता है, आप वही चैट जीपीटी से आप अपने सिम्टम्स डालें, वो आपको जो है ना प्रिस्क्राइब कर देगा। सर लेकिन बात ये कि वो इसमें बहुत सारी चीज़ें वो नहीं हो पाएँगे एआई के सर इसके इस बारे में सर आई विल जस्ट से वन कमेंट। एआई इज़ अ टेक्नोलॉजी व्हिच हैज़ फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू पॉजिटिव्स। तो जो इसको पॉजिटिव लेंगे तो यकीनन उससे अच्छे फॉल्स फवायद पॉजिटिव लिए जा मतलब ये कि सकते हैं। आपने और डायग्नोसिस रॉन्ग किया आपने, और उसको आपने ये कह रहे हैं कि सिम्पटम्स कुछ और थे, इट विल डिटेक्ट। लेकिन एक फॉल्स पॉजिटिव एआई में होता है। आप एआई के जितने एल्गोरिथम्स हैं उनका एक एक्यूरेसी मैट्रिक्स होता है, तो दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन एक्यूरेसी मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं ह्यूमन डॉक्टर के पास जाता हूँ, उसको प्रेजेंट करता हूँ और वही सिम्टम मैं लिखता हूँ एआई बेस्ड टूल्स को, तो सर उसमें एक्यूरेसी का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि बोइंग 737 मैक्स का जो एयरक्राफ्ट तबाह हुआ था, वो ऑटो पायलट पर था, एआई बेस्ड सिस्टम था उसके अंदर। तो जब जहाज़ ये उड़ रहा था तो इसका क्रैश की वजह ये थी कि पायलट ने उसको नोज़ डाउन करने की कोशिश करी, लेकिन वो नोज़ डाउन नहीं हुआ। एआई बेस्ड सिस्टम एक्टिव था और उसकी मेजरमेंट के बेस पर वो नोज़ डाउन नहीं उसको जाना था, लेकिन वो इट्स अ सिस्टम ऑफ एआई फेलियर। तो अब बात ये कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई काउंटर पार्ट नहीं है। हाँ, इसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए जहाँ-जहाँ, मतलब ये एग्जांपल भी थी, इसकी कोई वजूहात नहीं, वो एक्चुअली दैट वाज़ सम ट्रेनिंग मिस्टेक। लेकिन ये कि एआई हैज़ लेड टू सम फेलियर्स एज़ वेल। सो इसका प्रॉपर यूज़ एआई सर, आखिरी बात मैं ये कहूँगा इस टॉपिक पर कि मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स के अंदर एआई का यूज़ के अंदर हमें केयरफुल होना चाहिए। मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स के अंदर, बाकी एनालिटिक्स के अंदर ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा रिकमेंड करें बिल्कुल, लेकिन मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स के अंदर एआई का यूज़ बेस्ड ऑन इट्स एक्यूरेसी मैट्रिक्स करें। मैं मना नहीं कर रहा कि ना करें, लेकिन बेस्ड ऑन एक्यूरेसी मैट्रिक्स आप उसकी रिस्क को एवेल्युएट करके फिर आप डिसीजन मेकिंग फ्रॉम एआई करें। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वापस आता हूँ आईटी एक्सपोर्ट की जो हमने बात स्टार्ट में की थी। इस वक्त अगर हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान अपने सराउंडिंग ममालिक का इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है आईटी के एक्सपोर्ट में? सर पाकिस्तान ऑब्वियसली कंपेयर टू इंडिया का जो पोर्टफोलियो है, हमारी मार्केट उनसे 10 टाइम्स लोअर है। मैं एक भी पढ़ा था, ओके। उनकी 10 टाइम्स हायर एक्सपोर्ट है। लेकिन ऑब्वियसली उनकी एक आईटी बूम है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ उनकी जिसमें उनकी यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा किरदार है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं तो इंशाल्लाह वी विल सून बी ऑन ट्रैक। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और थोड़ा-सा इकोसिस्टम, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि टेक्नोलॉजी पार्क्स बन रहे हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि आईटी प्रोजेक्ट्स को और आईटी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसका आउटकम बहुत जल्दी आपको नज़र आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं आईटी की एक्सपोर्ट के ऊपर, और हम इस एशिया रीजन के अंदर जहाँ हम इस वक्त स्टैंड करते हैं, क्या हमारी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो बाकी के ममालिक के बराबर है? हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? श्रीलंका इस वक्त डिफ़ॉल्ट कर चुका है दुनिया की नज़रों में, लेकिन आईटी एक्सपोर्ट में हमसे फिर भी ज़्यादा आगे है। बांग्लादेश और इंडिया के साथ तो हमारा कंपेरिजन इस वक्त बनता भी नहीं है, 10 टाइम हम पीछे हैं, बल्कि इंडिया से तो बहुत टाइम पीछे हैं। लेकिन देखना यह है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरजीहात हैं, जो गवर्नमेंट का रोड मैप है, वो किस तरह से काम करेगा और किस तरह से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनेंगी जिसकी बेस के ऊपर हम आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं। जिस तरह से आज हम बड़े एक अहम टॉपिक की तरफ इशारा कर रहे हैं और इसका अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम, ग्लोबल विलेज है, दुनिया हमारे पोरों में समा चुकी है, हम यहाँ बैठ के पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो क्या इसके अंदर जो फ्यूचर है हमारे स्टूडेंट्स का, हमारी यूथ का, जो हमारे के पाकिस्तान की 65% से ज़्यादा है, क्या हम पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और IT के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के पाकिस्तान के लिए डॉलर ला सकते हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर असद आरफीन हमारे साथ इस वक्त NED यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर हैं IT के। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। जिस तरह से हमने बात करने की कोशिश की पहले अपने उसमें ब्रेक से पहले, कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अपने एशिया रीजन में काफ़ी पीछे, जिस तरह से आपने बताया, तो हमारे यहाँ क्या वो वाली कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं, वो वाली हमारे अंदर जिसे कहते हैं कि खुदादा सलाहियतें तो बहुत हैं। अभी देखें बिस्मो सुलंगी वाला केस, एक आइडिया उसने क्रिएट किया तो नासा ने उसको जो है ना कर लिया। इस तरह के हमारे यहाँ टैलेंटेड स्टूडेंट्स तो बहुत हैं, तो क्या रिसोर्सेज की कमी है, क्या आप समझते हैं? सर इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कशन को सेट पे लेकर जाना चाहूँगा फ्रीलांसिंग की तरफ। फ्रीलांसिंग में हमारे पास डॉलर्स बहुत आ रहे हैं और हमारी हुकूमत के कुछ लोग फ्रीलांसिंग को बहुत अच्छा समझते हैं और इससे डॉलर्स दे ट्रीट दैट फ्रीलांसिंग इक्विवेलेंट टू FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए सर, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली दैट्स वेरी गुड। फ्रीलांसिंग ने जो हमारे यहाँ जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक है कि ये भी अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, ठीक है। बहुत सारे लोग किसी एरिया में पढ़ते हैं, उनको उस एरिया में जॉब नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली वो IT की साइड पर आते हैं और फिर उनको वहीं कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो कि छोटी ट्रेनिंग करके या कोर्सेज करके IT की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट कोर्सेज और शॉर्ट कोर्स डिप्लोमास करके। करके जो तो है ना। दैट्स वेरी गुड, इनकरेजेबल। लेकिन बात ये कि ऑब्वियसली जब उनको कोई कंपनी हायर नहीं करती तो दे कम फॉर फ्रीलांसिंग एंड दैट्स अ इजी थिंग। बहुत अच्छा फ्रीलांसिंग फेवर्ड और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इसकी जो जिससे फ्रीलांसिंग जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे लोग कमा रहे हैं इसमें से और हुकूमत बहुत अच्छा समझती है कि इससे डॉलर्स आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन सर इसमें एक बात मैं कहूँगा कि फ्रीलांसिंग है तो सबसे ये तो पॉजिटिव साइड हो गई कि इससे आपकी इन डॉलर्स आ रहे हैं, आपका कुछ हद तक शॉर्ट टर्म के लिए डॉलर शॉर्ट टर्म के लिए डॉलर्स आ रहे हैं। लेकिन सर इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके हाथ से गया। फॉर एग्जांपल आपने किसी एक खास मॉड्यूल आपने वहाँ पर आपने एक्वायर किया वेबसाइट पर favor.com और भी बहुत से वेबसाइट्स हैं, आपने एक्वायर किया और उसने आपको X डॉलर्स पे किए। तो अब उसके बाद देन आपका वास्ता कुछ नहीं रहा। उसने वो X डॉलर का मॉड्यूल आपसे लेकर उसने उसी को एज इट इज़ या फिर किसी चीज़ में इंटीग्रेट करके उसने उसको 100 टाइम्स 10 टाइम्स X करके उसने आगे बेचा और उसके मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। तो वो आपका सारी IP आपकी है, आपका कोड है, आपकी मेहनत है। बहुत अच्छे फ्रीलांसर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी जो फिनिश प्रोडक्ट है वो बाहर बिक रही है। और ऐसे भी केसेस में मैं आपके सामने 10 रख सकता हूँ कि जिसके अंदर से वो प्रोडक्ट पे यहाँ पाकिस्तान में बिक रही है। तो अल्टीमेटली रेवेन्यू तो आप समझ मतलब दूसरे नेम से वो ब्रांड जी चेंज होकर वो जी पाकिस्तान जी। में तो दोबारा वो फिर जो है सेल जो होता X डॉलर आए तो है। वो फिर वो उससे जो वो प्रोडक्ट बेसिकली वो बना X डॉलर जो तो जो भी उसकी वैल्यू जी थी, जी वो वाली उसकी बेसिक वैल्यू नहीं थी, हाँ वो उसकी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू जी थी जी। तो एक्चुअली। वैल्यू तो वो आपने 10 टाइम X पर वो प्रोडक्ट आपने उससे एक्वायर करी। तो वो फिर तो इसलिए ये कहना कि फ्रीलांसिंग से करंट अकाउंट डेफिसिट पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है, ये मैं समझता हूँ कि बस एक ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए सही, लेकिन कि गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल एंड फेडरल को ये चाहिए कि फ्रीलांसिंग को इतना हद तक इनकरेज ना किया जाए। और अच्छा, और सर दूसरी चीज़ इसमें एक थ्रेट आपने भी इस बात की टैक्सेशन की, इसमें टैक्सेशन का भी फ़र्क इशू है इसके अंदर काफ़ी सारा। कितना आप जो टैक्स होता है, जो भी रेवेन्यू उसका कितनी विजिबिलिटी कितनी है, तो ये चीज़ होती है कि इसको आपने देखना चाहिए आपको। बहुत सारे फ्रीलांसर्स के अकाउंट भी बाहर मुल्कों में होते हैं। तो बहरहाल अब ये तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसीज़ फॉर्म करनी चाहिए जिसके दायरा कार होना चाहिए कि उसके अंदर वो फॉल करें पाकिस्तान के गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट के पास तो ऐसे रिकॉर्ड होना चाहिए कि बिल्कुल कितना इस वक्त इकोसिस्टम देखें, इसलिए इकोसिस्टम ने डेवलप किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है तुर्की की, हर यूनिवर्सिटी में जैसे भी मैं गया था वहाँ पर विजिट किया था मैंने, तो वहाँ पे डिस्पाइट रिसेशन तुर्की लीरा का आपने हाल देखा, आपने कितना गिर गया था। उसका फॉल पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा स्टी पर हुआ था। तुर्किश लीरा अभी 12-13 रुपये पर तक आ गया था तुर्किश लीरा। तो लेकिन कि तुर्की दे आर सेल्फ रिलायंट इन टेक्नोलॉजी।
दे डोंट गो फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो जितना अब उनकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्नोलॉजी पार्क है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर कंपनी बैठने का तस्वर बहुत मायूब समझा जाता था अब तक, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत को, हमारी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को, तमाम पाकिस्तान के अंदर अब इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ नॉट ओनली द मैंडेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को आगे जाकर कंपनीज़ को इन्वाइट करना चाहिए कि वो यहाँ बैठें। तो ये जो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट का जो लाइजोन है, ये इसे कहते हैं ट्रिपल हेलिक्स मॉडल। तो ये ट्रिपल हेलिक्स मॉडल यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और हेलिक्स होता है, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। इसके अंदर एक पांचवा हेलिक्स भी है, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये ओके। 5 हेलिक्स जो होते हैं, ये दीज आर द पिलर्स, ये दे विल क्रिएट द इकोसिस्टम। और इसके बेस पर आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, अगर इस इकोसिस्टम को हुकूमत प्रमोट करे तो पाकिस्तान की तरक्की में कोई रुकावट नहीं होगी। आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट इस तरफ कोई सोच रही है, खास सर करके ट्रिपल हेलिक्स स्पेशली मॉडल सेंट्रल पर बहुत गवर्नमेंट या काम, जी वफाक के लेवल जी के सर, ऊपर? ट्रिपल हेलिक्स मॉडल पर यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट इस लेवल तक, तीन तक तो आ इस गए पर हैं। काम हो रहा है। देखिए, तो अगर मैं बात करूँ, आपको मैंने 3 प्लस बताए, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को ग्रांट देती है, ठीक है, ये वन वे चल रहा है। इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट को हायर करती है, ये भी वन वे, ठीक है, अपना हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को शिकायतें भी हैं कि यूनिवर्सिटीज़ उस लेवल का ग्रेजुएट नहीं दे रही। यूनिवर्सिटीज़ को शिकायत ये होती है कि गवर्नमेंट बहुत एज़ पर जीडीपी, आप खुद देखें ना, क्या जितना जीडीपी का बजट एजुकेशन को लगाया जा रहा है, आप खुद देखें कि जो बाकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो बाकी मतलब हमारा तो पूरा बजट ही उनके बराबर है। तो दैट्स वाई तो यूनिवर्सिटीज़ को हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत है, इनके बजट बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी टीचर की सैलरीज होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उनकी फैसिलिटीज़। रिसर्च सेंटर्स हमारे बनते हैं, ग्रांट बेस्ड होते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। कितना ज़्यादा आप देखिए, कितने अच्छे अच्छे हमारे कितने एनईडी के ग्रेजुएट्स बाहर गए हुए हैं, एंड दे आर डूइंग वंडर्स। और हम भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एनईडी के देखिए, तो ग्रेजुएट्स ज्यादातर पाकिस्तान से बाहर, मेरे ख्याल में, मैं नहीं जी समझता कि सिलिकॉन वैली तो 70% से ज्यादा तो बाहर ही सिलिकॉन निकल वैली जाते में हैं। तो एनईडी मशहूर है। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान जिसके ग्रेजुएट्स ही हमारा बहुत बड़ा फ़ख्र हैं। और वो बाहर बहुत है, उन्होंने बाहर बहुत अच्छे से काम किया है। अशरफ हबीबुल्लाह साहब, रेहान जलील साहब, दे आर आवर प्राइड। और लेकिन ये कि आई होप कि अल्लाह करे इंशाल्लाह ये ऐसे ही स्टूडेंट हमारे यहाँ, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ, जो कि इंशाल्लाह, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि उनको एनवायरनमेंट दिया जाए। और ख़ास तौर पर जो मैंने आपसे बात की ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, ये अगर स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे पूरे यूरोप में, पूरे जर्मनी में ये चीज़ें हैं कि दे प्रमोट दिस ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का भी आखिरी फैक्टर एनवायरनमेंट का है, जो कि काफ़ी लोग, जिस कंट्रीज ने, चाइना में एनवायरनमेंट का फैक्टर इग्नोर हो गया था, तो इसलिए उनके फिर ये पोल्यूशन और इन चीज़ों का, लेकिन अब उनको ये भी समझ में आ गई है कि यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इन तीनों का जो एक एसोसिएटेड मैट्रिक्स बनेगा, तो डेट विल सॉल्व आवर इंशाल्लाह द इंटायर इशू। इसे ट्रिपल हेलिक्स टू क्वांटा हेलिक्स मॉडल कहते हैं। तो ये एक इस पर रोड मैप बनेगा, तो तो फिर कामयाबी जो इंशाल्लाह है इस ना पर यकीनी कामयाबी है। होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, आईटी टेक्नोलॉजी में अगर देखें, सॉफ्टवेयर हाउसेस बहुत सारे, बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में, बाहर की कंपनीज़ है जो यहाँ पर हैं और यहाँ पर लोकल्स को हायर करके कम पैसों में काम कराते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर अगर लोकल कंपनीज़ को बूस्ट मिलेगा, यहाँ पर आईटी के ऊपर काम होगा, टेक्नोलॉजी की पार्क बनेंगे, तो हमारी लोकल कंपनीज़ भी जो है ना इंटरनेशनल कंपनीज़ का मुकाबला कर सकती हैं? जी सर, इसका ऑब्जेक्टिव यही है टेक्नोलॉजी पार्क का और ऐसी इकोसिस्टम का, कि लोकल कंपनीज को एक टैक्सेशन बेनिफिट्स का फ़ायदा देकर इसको इसका उस उनके एक टियर लेवल पे लेकर आ जाए। और ताकि वो, और ये दुनिया की हर कंट्री ने किया है कि अपनी लोकल क्योंकि उन्होंने बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज को इनवाइट किया, और उनको उससे फ़ायदा है कि हमने उनको देखा कि व्हाट दे आर डूइंग, एंड दे फिर अपनी कैपेसिटी भी उनको देख कर डेवलप करी। तो ये नहीं कि आप बिल्कुल उनसे दूर रहकर आप चाह रहे हैं कि हम वैसे बन जाएं। माइक्रोसॉफ्ट को अगर आपने बनना है माइक्रोसॉफ्ट जैसा, तो माइक्रोसॉफ्ट को आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जैसे मेरे पास सैमसंग का सेलफोन है मेरा, पाकिस्तान के अंदर इसके बहुत सारे डिस्प्ले यूनिट्स हैं। पाकिस्तान के अंदर सैमसंग का R&D यूनिट नहीं है, इंडिया में है। एप्पल आपके पास है, एप्पल के फ़ोन पाकिस्तान के अंदर, एप्पल के 1000 डिस्प्ले सेंटर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एप्पल का R&D यूनिट, जो कि इंडिया में रिसेंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कोई नहीं हो तो रहा। ये चीज़ है। तो ये जो हवावे इज़ अ बिग, पाकिस्तान के अंदर हवावे की बहुत प्रेजेंस है, सिस्को की बहुत प्रेजेंस है। तो इन लोगों के R&D यूनिट्स आने चाहिए यहाँ पर। तो दैट्स वाई, तो ये एक तो इसको लाने का एक तरीका जो है, एक तरीका, और भी तरीके भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी पार्क्स इज़ वन ऑफ द मेथड कि इनको इन्वाइट किया जाए और इनको लोकल कंपनी के साथ इनको ग्रुप किया जाए, इनको टैक्सेशन बेनिफिट दी जाए, ताकि फिर ये ऐसी डेवलपमेंट, तुर्की और इन लोग बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने यही किया है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का आप क्या समझते हैं कि काफ़ी हैं यहाँ पाकिस्तान में, जो हमारी यूथ है उसके हिसाब से एक हेल्दी कंपटीशन अगर हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो उससे भी एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि और यूनिवर्सिटीज़ की और इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है पाकिस्तान में, या ये जितनी इस वक्त हैं पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी हैं हमारी यूथ के हिसाब सर से? एज़ पर जो फीडबैक मेरा है, यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ हैं, उन्हीं को एग्जिस्टिंग पहले मजबूत किया जाए। दे नीड स्ट्रेंथनिंग। आप अभी करंट यूनिवर्सिटीज़ भी दे आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। सर देखिए ना, स्टूडेंट्स की जैसे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है, ये अपना काफ़ी एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट लगा रही होती हैं, इनकी फ़ीसें कम होती हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के ऊपर काफ़ी इनका पर स्टूडेंट खर्चा जा रहा होता है। तो इसलिए जब तक इन इदारों को मजबूत नहीं किया जाएगा फाइनेंशियली, तो आप देखिए कि जब इनको मजबूत किया जाएगा तो देन दे विल ऑटोमेटिकली इकोसिस्टम बनेगा, और ये ऐसा लूप क्रिएट होगा कि फिर यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज, स्पिन ऑफ्स, ये सब बनेंगे। तो ये होता रहेगा, नई यूनिवर्सिटीज़ भी कम बनेंगी, नए नए जो स्पिन ऑफ का अभी स्पिन ऑफ नहीं हो पा रहा यूनिवर्सिटीज़ से। स्पिन ऑफ जो है ना, देखिए ना, बाकी तुर्की में, बाकी सब ममालिक में इन्होंने दे वर एबल टू स्पिन ऑफ, तो उससे फिर और यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी बनेगी। जैसे कि बिल्कुल सही है। हुकूमत, या जैसे कि हुकूमत आप डाल दें कि बनाते रहे यूनिवर्सिटीज़, आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको आप मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की शायद शॉर्टेज है, आई थिंक अभी आपको शायद, लेकिन कि ठीक है, आप बनाए यूनिवर्सिटीज़, लेकिन कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप स्ट्रगल कर उसको रही हैं। देखना है गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कितना है। इस वक्त तो गवर्नमेंट जिस फेज से गुजर रही है, स्पेशली हमारे जो अब इलेक्शन ईयर है, अभी आने वाले दिनों में इलेक्शंस हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसमें कह तो दिया कि $20 बिलियन तक हम अपने एक्सपोर्ट को लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका कोई रोड मैप तो दिया नहीं है। आने वाली गवर्नमेंट, उसको जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, पता नहीं यही वाले आएंगे, कोई नया आ जाएगा, तो वो इन जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको आगे किस तरह से कंटिन्यू करते हैं। तो इसके लिए आपको लगता है कि वाकई जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो भी इसके ऊपर कोई काम करेगी, जिस तरह से IMF के साथ अभी हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, इन एग्रीमेंट्स को आगे लेके चलेगी, तो पाकिस्तान की जो साख है पूरी दुनिया के अंदर, उसको बहाल करने के लिए हमारी जो पॉलिसीज है उसकी कंटिन्यूटी कितनी ज़रूरी है? सर आपने साख की बात करी। अ, हमारे अच्छे अच्छे कॉन्फ्रेंसेस के लिए हम लोग जा रहे होते हैं, हमारे वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं अक्सर बेशतर। साख ऑब्वियसली रिसेंटली थोड़ी ख़राब हुई है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पाकिस्तान लास्ट से चौथे नंबर पे आ गया इस वक्त पासपोर्ट का जो। जी, 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 इसलिए तो ये इश्यूज़ आते हैं, खुद मेरे साथ भी चीज़ हो चुकी हुई हैं। लेकिन ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सर, हमारे इसमें जो मेरा इनपुट और मेरे क्या पता है मेरे कोलीग्स का भी ये इनपुट रहेगा कि सर ये चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, बस ये एक लॉ ऐसा बन जाए कि कोई ये एजुकेशन सिस्टम को आपने फैसिलिटेट करना है, भले कोई भी आपका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर, ठीक है? हुकूमत होती है नहीं होती, एजुकेशन सिस्टम को फैसिलिटेट करेंगे, इनका बजट अमाउंट बढ़ाया जाए, और आप देखिएगा फिर देन व्हेन कंट्री विल बिकम स्टेबल थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन। सेल्फ रिलायंस इज द मेन थिंग, कि आप अपनी बनाई प्रोडक्ट्स को जब तक यूज़ नहीं करेंगे ना। और सर इसमें एक और मेरी आपसे प्रोग्राम से तवसत ये होगी कि ऐसी पॉलिसीज लाई जाएँ कि पाकिस्तान की बनाई हुई प्रोडक्ट्स, यूनिवर्सिटी की सब जो बनाई प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो सेंटर्स की बनाई प्रोडक्ट्स हैं, उनको पाबंद किया जाए इदारों को कि वो यूज़ करें। क्योंकि अगर जैसे अभी भी, जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी का सोल्यूशन बनाया, मेरे कोलीग्स ने बड़े अच्छे-अच्छे टूल्स बनाए, लेकिन कि हम उनको मार्केट नहीं कर पाते, क्योंकि कि एक कोई अडॉप्ट एक करने के एक लिए एक एग्री ट्रेंड नहीं होता है है। कि यार ये यूनिवर्सिटी का टूल है, ये चलेगा नहीं चलेगा। आप देखिए कि दुनिया के जितने बड़े-बड़े टूल्स, अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी से स्पिन ऑफ हुए, उनको हैंड होल्डिंग मिली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, शुरू-शुरू में वो उनको स्ट्रगल किया, लेकिन जब तक मैच्योरिटी साइकिल, हमें मैच्योरिटी साइकिल का मौका नहीं दिया जा रहा यूनिवर्सिटीज़ को। और जब ये आप देखें ना, ये चीज़ आपके जितने सवाल, क्योंकि आपके ज़्यादातर सवाल इकोनॉमी से हैं, तो जब तक ये इस चीज़ को, इसका बड़ा इम्पैक्ट है डायरेक्ट कि आपका डॉलर आउटफ्लो कम हो जाएगा अगर आप इन लोकल इंडिजिनस डेवलपमेंट्स को आप सपोर्ट करेंगे, भले हमारे यकीनन वो टूल्स। जो आप बाय करके ला रहे हैं वो आप अपनी लोकल प्रोडक्ट के ऊपर खर्च जी, करेंगे जी, तो जी, फिर जी। तो दैट्स व्हाई तुर्की, इंडिया और बाकी कंट्री देखें वो सेल्फ रिलायंट होते जा रहे हैं, बिकॉज़ दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन प्रोडक्ट्स। साइबर सिक्योरिटी बहुत सारे एरियाज़ के अंदर वी शुड गो फॉर आवर ओन विजन। इसराइल की एग्जांपल सबके सामने है कि दे आर रिलायंट, सेल्फ रिलायंट, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया इस तरह से। और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुए, लेकिन आप देखें कि कैसे उन्होंने वो कर लिया अपने आप को मजबूत। जी डॉक्टर साहब, मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, आज हम बड़ी अहम गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके ऊपर से जो आउटकम निकलेगा कि हमारी बेसिकली जो यूथ है उसको किस तरफ जाना चाहिए। जनरेशन का जो इस वक्त का मसला है वो यही है कि हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कहाँ पर। तो IT सेक्टर एक ऐसा है कि इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, और इसके लिए साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन देखना यही है कि इसके लिए जो रोड मैप की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसके ऊपर कितना काम हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ कितना काम कर रही हैं।
लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए कि वो अपना एक कोई इस तरह का अलायंस बनाए, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह की कमेटी फॉर्म करें जो गवर्नमेंट के साथ जाकर बैठे कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोकल बेसिस के ऊपर यूज़ की जाए। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस पॉइंट की तरफ हम इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं या जिसके ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो है आईटी एक्सपोर्ट। और बेसिकली आईटी एक्सपोर्ट के पीछे क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस तरह से हमने पहले शुरू में बात की थी कि इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए। आईटी की इन्वेस्टमेंट जो है वो भी 25 मेरे ख्याल में 20 बिलियन की बात की, $20 बिलियन की बात की हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। ये $20 बिलियन आएँगे कहाँ से? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, प्राइवेट पार्टनरशिप पे होगा, पब्लिक पार्टनरशिप पे होगा। ये किस तरह से होना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, टेक्नोलॉजी पार्क तो बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कितनी ज़रूरी है? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बात की थी वो प्राइम मिनिस्टर का ऑब्जेक्टिव है कि $25 बिलियन एक्सपोर्ट 25 की एक्सपोर्ट होनी चाहिए और चाहिए, 20 बिलियन डॉलर्स की मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स बनाकर उसको जब आप बाहर सेल आउट करेंगे तो $25 बिलियन का इनकम होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर का ये था। तो ऑब्वियसली ये इनकम अब तक नहीं हो पाएगी जब तक आपके पास ये कैपेसिटी और आपकी ये प्रोडक्ट की इतनी वर्थ होगी, तभी ये पैसे आएँगे, वरना दुनिया में कोई भी आपका टूल खरीदेगा नहीं। और तो सर इसके लिए जो मल्टीपल रोड मैप्स हैं प्रोक्योरमेंट के या सेलिंग के, सर उसमें जो वन ऑफ द जिसमें आपसे बात करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ के हद तक, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक एनईडी यूनिवर्सिटी से है, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टर जो होते हैं टेक्नोलॉजी पार्क, जैसे अभी हमारे केस के अंदर कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एनाटेक होल्डिंग कंपनी है उनकी, जो कि एक इन्वेस्टमेंट करके टेक्नोलॉजी पार्क बना रही है। और ऑब्वियसली ये एक एफडीए की एग्जांपल है, ठीक है? उन्होंने एक खास अमाउंट करके एक बिल्डिंग बना दी। अब उस बिल्डिंग के अंदर हार्ड फैक्टर, अब देखें कि इस बिल्डिंग का, ऐसी बिल्डिंग्स का रेंटल बन जाना एक इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कि फिर वो रेंटल स्पेस, वी डोंट वांट एनी सच बिल्डिंग टू बी रेंटल। अच्छा, और भी पाकिस्तान के अंदर टेक्नो पार्क हैं, लेकिन उनमें से कुछ आईटी पार्क्स हैं जो कि जिनके अंदर सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, दे आर जस्ट लाइक अ रेंटल्स। हमें जैसे मैंने आपको कहा था कि इकोसिस्टम हमें बनाना है, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, सोसाइटी और एनवायरनमेंट का। तो ये जब यहाँ पर जब कंपनीज़ आकर बैठेंगी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को एंगेज करेंगी, दिस इज़ द मेन फैकल्टी स्टूडेंट एंगेजमेंट विद कंपनीज़ वाया यूनिवर्सिटी, वाया टेक्नो पार्क। ये एंगेजमेंट जब स्ट्रांग होगी तो आप देखिएगा कि इसका कितना हैरत अंगेज नतीजा आएगा। सिर्फ कंपनी आकर वो तो कराची में या पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग बन सकती हैं जिसके अंदर से आईटी कंपनीज लोकल या मल्टीनेशनल आकर बैठ सकती हैं। लेकिन मेन चीज़ ये कि प्रोडक्ट आपके नाम हो, आपका आईपी आपके नाम रहे, आपका आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका ट्रांसफर ना हो आपके नाम रहे, और राइट्स आपके पास हो, राइट्स बेसिक आपके राइट्स होंगे, उस पे जाएँ। ठीक है? और आप वही बात है, जैसे फ्रीलांसिंग में आप एक्स डॉलर लेकर आते हैं, लेकिन वो आपका जिसके थ्रू आप जो आपको देता है एक्स डॉलर, वो आपका 100x करके बाहर बेचता है। हमें इस चीज़ को एलिमिनेट करना है। तो वन ऑफ द मेथड्स टू डू दिस टेक्नोलॉजी पार्क्स, पीपीपी इज़ अच्छा, टेक्नो पार्क बनाने के तरीके थ्रू पीपीपी मोड भी हो सकता है और वाया डायरेक्ट भी हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने, दे आर ट्राइंग टू मेक देयर ओन टेक्नो पार्क, ठीक है? वो तो पीपीपी में ये होता है कि डिमांड रिस्क और कमर्शियल रिस्क प्राइवेट पार्टी पे चला जाता है, और हुकूमती पार्टी जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी कुछ और होती है, मतलब वो लैंड प्रोवाइडिंग और इन चीज़ों पर वो आ जाती है, और बॉट मॉडल पर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत, खासतौर पर सिंध हुकूमत तो बहुत एक्टिव है पीपीपीज़ के अंदर, और वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट यूनिट्स इज़ द पीपीपी यूनिट्स। और इसकी जो आपने अभी देखा होगा कि क्रेडिट गारंटी बाय इंफ्राज़ामिन, इंफ्राज़ामिन इज़ अ ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो सिंध के जितने भी पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तो इंफ्राज़ामिन उनको क्रेडिट रेटिंग दे रहा है। और इसका फ़ायदा ये है कि देखें, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप बार-बार इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर मैं एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये कभी भी एक्स अमाउंट पूरी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। इसमें कुछ पार्ट इक्विटी होगा और कुछ पार्ट लोन होगा। इसे कहते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। बिल्कुल तो ऐसे अब ही। मसला होता है कि पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 21-20% क्रॉस कर गया है। काइबोर आप देखें, काइबोर का जो स्प्रेड होता है वो कितना ज़्यादा होता है। तो ऐसे आप कॉस्ट ऑफ जब डूइंग जब बिज़नेस उस जी, वजह जी, से बढ़ गया जब ना। इंटरेस्ट रेट्स 22% पहुँच गए, तो व्हाई आई विल डू इन्वेस्टमेंट? मैं पैसा अपना रख दूँ बैंक के अंदर, वहीं से पैसा कमा, इसे कहते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो कौन टेक्नो पार्क में या कोई आईटी कंपनी बनाकर इन्वेस्टमेंट करे? तो सर ये एक बिग हर्डल है। इंटरेस्ट रेट जो हाई हो गए ना ये, तो इसलिए तो खैर इसका हल ये है कि फिर आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है ना, उसके अंदर इसके जो लोन पार्ट होता है, लोन पार्ट के अंदर हुकूमत देती है क्रेडिट गारंटी।
तो पीपीपी प्रोजेक्ट्स में जैसे सिंध हुकूमत का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो पीपीपी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कोई भी इन्वेस्टर आता है वो अपनी मनी लगाता है, एक्स अमाउंट अगर टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है तो एक्स को डिवाइड किया जाएगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में, जैसे 50-50 भी होता है, हाँ 70-30 60-40 के रेशियो के ऊपर भी ठीक है। काम होता कुछ है। कंपनी जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं वो डेब्ट ज़्यादा ले लेती हैं, ठीक है। लेकिन आजकल के दौर में डेब्ट इज़ बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं, इक्विटी ज़्यादा लोग ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो डेब्ट पार्ट होता है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट तो फिर वो डेब्ट जो है ना उसको हुकूमत को पे करना चाहिए। तो ये अच्छा, जहाँ पर आपने सिंध गवर्नमेंट की डॉक्टर साहब बात की, उसके साथ साथ मैं एक क्रेडिट गवर्नर सिंध को भी दूंगा। उन्होंने भी बड़े अच्छे मैय्यज़ लिए। अभी उन्होंने गवर्नर हाउस को जो है ना वो आईटी के स्पेशली कोर्सेज के हवाले से यूथ को बड़े उन्होंने मोटिवेट भी किया। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स को किस तरह से देखते हैं? जी सर, बिल्कुल दिया है, वेरी गुड इनिशिएटिव्स ऐसा होना चाहिए। इससे कम से कम इकोसिस्टम में बेसिक लेवल के ऊपर कम से कम जो स्टूडेंट्स जिनमें यूनिवर्सिटीज़ में मतलब नहीं उस नहीं लेवल नहीं के, आ सकते। ग्रेजुएशन लेवल के या इंजीनियर लेवल के स्टूडेंट नहीं है, हुँ। मैट्रिक इंटर लेवल के जो जी, स्टूडेंट्स हैं जी, वो जी। भी उससे फ़ायदा उठा हाँ, रहे हैं। और उसके अलावा और भी जो नॉन कंप्यूटिंग बैकग्राउंड के, नॉन आईटी के लोग हैं, जो उस तरफ आना चाहते हैं, वो उस तरफ मैं आजकल देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े-बड़े सीनियर लोग भी हैं, वो भी पाइथन सीख रहे हैं। तो इस तरह ये अच्छा ट्रेंड है। दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड। आई रियली एप्रिशिएट हिज़ एफर्ट्स। हाँ, तो वो ये है ना कि दुनिया से फ़ायदा उठा रहे हैं ना टेक्नोलॉजी से, कि आप यहाँ बैठे हुए पाइथन पे या दूसरी चीज़ों पे काम करके अपने आप को जो है ना वो फुल अवेयर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, और इसमें ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इस वक्त जो, अगर मैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, कैरियर पाथ के हवाले से बात करूँ, तो आईटी सेक्टर में खास करके स्पेशली जिसकी हमने आज प्रोग्राम में पूरे में बात करने की कोशिश की, इसकी तरफ आप ज़्यादा फ्यूचर देखते हैं? आप चूँकि एनईडी में जहाँ पर 22 डिपार्टमेंट आपने बताया, तो बाकी डिपार्टमेंट्स की क्या आपको वो लगती है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इस तरफ या ज़्यादा है आईटी की तरफ, या दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ भी इसी तरह से सर है? अब तक फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा। बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट बीम एक सेंटर बना है, जो कि बिल्डिंग डिज़ाइन, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग इन चीज़ों पे काम कर रहा है। तो आप देखें कि इसके अंदर आईटी का कितना रोल है। ऑल ऑफ दे आर ऑल हायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है। एनर्जी की एनालिटिक्स के लिए एआई का बहुत रोल है, आईटी का बहुत, तो आईटी इज़ बिकमिंग अ काइंड ऑफ वाटर फॉर सही है। एवरी हाँ, फॉर कि एवरी हर किसी सेक्टर। को इसके लिए जो है ना वो आईटी इज नॉट, ज़रूरी है। अब आईटी ठीक है, वो इज अ सब्जेक्ट, बट आईटी इज बिकमिंग लाइफ लॉन्ग। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से लोगों में आईटी को एज अ सपोर्ट तस्वीर किया जाता है। आईटी इज नॉट अ सपोर्ट, आईटी इज नॉट इज अ लाइफ लाइन ऑफ ऑल। हमारे सारे डिपार्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बाकी के अंदर भी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, दे ऑल आर गुड, डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। लेकिन अगर वो आईटी से दूर हुए तो दे विल नॉट बी एबल टू मतलब कम्पीट विद, मतलब आपको देख लें सीमेंस के कितने भी जो न्यू सिस्टम लगे हुए हैं, ऑल दे आर आईटी बेस्ड। उनके कुछ ना भी हो ना सिस्टम आईटी बेस्ड, उनके जो पीएलसीज़ और वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, इंटरफेस इंटरफेस से जो है ना। रिपोर्टिंग सिस्टम, अगर वो हम्म। आपका आईटी बेस्ड नहीं हुआ तो वो दे नॉट एबल टू, मतलब उसकी मार्केटिंग उसके थ्रू नहीं हो पाएगी। तो आईटी का तो सर लाइफ लाइन रोल है इन सारे सिस्टम्स, इंजीनियरिंग के तमाम सिस्टम्स के अंदर, और इवन इन नॉन आईटी डोमेन, नॉन कंप्यूटर डोमेन में भी आईटी का रोल है इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जहाँ पर हमने 25 अरब डॉलर की बार बार बात की, अभी फिलहाल हमारा करंट जो है वो कितनी आईटी के एक्सपोर्ट है? इस पे कोई फिगर्स हैं आपके उसमें? सर करंट जो एज पर मेरी इंडिया से 10 टाइम्स हम पीछे हैं, जैसे भी बात हुई, तो ये मेजरमेंट है। तो अच्छा, एक इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो मेजरमेंट है ना, ये भी काफ़ी हद तक ये डाटा अवेलेबल नहीं है, काफ़ी हद तक एक्चुअल डाटा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, कुछ लोग कहते हैं 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो लेकिन ये कि ये बहुत सारी अच्छा इसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैं वो प्रोडक्ट यहाँ डेवलप करती हैं, लेकिन दे सेल फ्रॉम आउटसाइड, तो इसका भी हमें वो नहीं होता इतना एडवांटेज। तो ये चीज़ है, तो वहाँ यहाँ लोकल्स को हायर ज़रूर कर लेते हैं, बट वो प्रोडक्ट किसी और नाम से कहीं और कहीं चल प्रोडक्ट्स, रही जी, होती है, जी, तो जी, वो फिर हाँ, वहाँ तो की प्रोडक्ट वो काउंट वहाँ की होती है। प्रोडक्ट है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ ये करती हैं, लेकिन ओके। चलिए ठीक है, इससे कम से कम हमारी लोकल्स को तो हायर कर रहे होते हैं, लेकिन है कि स्कोप बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जैसे जैसे ये आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC, ये अगर अच्छा काम करती है और सारे सूबों को इंटीग्रेट करके आईटी को सपोर्ट करते हैं, इससे फ़ायदा हर सेक्टर को होगा। मतलब इससे आप खुद देखें ना कि इट्स नॉट अबाउट आईटी, आप यू आर टॉकिंग ऑफ द वाटर, तो इट्स लाइफलाइन फॉर एवरीवन। तो इससे हर सेक्टर को फ़ायदा होगा। एग्रीकल्चर सर आप देखें, एग्रोटेक, एग्रीकल्चर अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, आईटी की मदद से, मेरे एक कोलीग हैं, डॉक्टर खुर्रम उनका नाम है, ही इज़ वर्किंग ग्रेट जॉब इन जो खेतों की जो पानी जो प्लांटेशन की जो वाटर सप्लाई होती है, तो दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज़म्स टू, ड्रोन्स के थ्रू जाते हैं, एनालाइज़ करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी तो बढ़ा उतना रहे हैं। ही जितना वाटर उसको चाहिए, जी, उतना जी, ही बाकी जो ज़ाया होने से उसको बचाया जाए, वेस्टेज को एंड जो दे है हैव कंट्रोल प्रूव्ड किया। दैट
कि कितना वाटर बचता है। तो एग्रोटेक इज़ अ ग्रेट आइडिया। तो सब अब बात है कि सिंपली एग्रो विदाउट रिसर्च बहुत काम हो रहा है। एग्रीकल्चर के बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम भी यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन अगर उसके अंदर दे विल बी मोर सक्सेसफुल इफ दे बी, और उनको आइडिया हो चुका हुआ है कि जब तक ये आईटी, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजीज, इन सब चीज़ों पर काम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हाँ, जब तक तो फ़ायदा नहीं उठाया ये जाएगा। सब डॉक्टर साहब ये बहुत चीज़ शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। नहीं, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हमने आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से और आईटी टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करने की कोशिश की कि बेसिकली आईटी की एक्सपोर्ट इस वक्त हमारे पाकिस्तान की कितनी है, और जो एक गवर्नमेंट का जो एक प्लान है वो आगे जो फोकस की जा रही है वो किस तरह से उसके ऊपर काम करेंगे और कैसे हम उसको जो है ना अचीव कर पाएंगे। देखना यह है कि इस वक्त हम जो आईटी को टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो दे रहे हैं, उससे जो हमारे फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या जो हमारी कंपनीज जो रजिस्टर्ड कहीं और हैं बट यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं हो रहा। वो जो डॉलर कमा भी रहे हैं वो उन्हीं ममालिक में रखते हैं और पाकिस्तान में सिर्फ अपने खर्चे के लिए कुछ लेके आते हैं, क्योंकि टैक्सेशन की यहाँ पर जो भरमार है उससे बचने के लिए भी। अब देखना यह है कि जिस तरह से सैलरीड क्लास एक अलायंस बना है, जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट के अंदर बहुत ज़्यादा टैक्सें लगाए हैं, उसके ऊपर जो है ना उन्होंने अपना वॉइस रेज की है, उसके ऊपर किस तरह से काम होगा, किस तरह से क्या उनकी बात की सुनवाई कहाँ पर होगी, या गवर्नमेंट जो है धरने देने पड़ेंगे उनको भी, और सैलरीड क्लास अलायंस जो है वो किस तरह से काम करेगा। और बेसिकली वो पाकिस्तान का मुखलिस तबका है जो पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन होने को बचा रहा है, कि अगर आप इतने ज़्यादा टैक्सेस यहाँ पे कर देंगे तो लोग ये सोचेंगे कि यार मैं यहाँ से निकल के दूसरे किसी मुल्क में जाके अगर अपनी सर्विसेज देता हूँ तो उसके मुझे क्या मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, जो अरबाब इख्तियार है उनको इस बारे में भी सोचना पड़ेगा, और स्पेशली वो ऐसी पॉलिसीज़ तरतीब देनी पड़ेंगी जिससे तमाम वो लोग टैक्स नेट के अंदर आएँ जो किसी भी तरह से अपनी अर्निंग पाकिस्तान में बैठ के या बियॉन्ड द बॉर्डर्स काम करके कमा रहे हैं। तो टैक्स नेट को बढ़ाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सिर्फ सैलरीड लोग हैं उनको आप टैक्स लगाते जाएँ और उसको जो है ना वो आप अपने और ज़्यादा उनको टाइट करते जाएँ। तो आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।